Hello everyone, welcome to an academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zedi from लखनऊ। आज की क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और आप इस चैनल पे इंग्लिश की क्लासेस रोज देख सकते हैं। 9:30 बजे रात में रोज होती है और इस चैनल पे और भी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं थ्रू आउट द डे चलती रहती हैं। और आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लासेस कर सकते हैं और पेड बैच भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी उसकी जानकारी, जैसे आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस का पेड बैच के बारे में बता रहे हैं। और उसमें अभी स्कॉलरशिप टेस्ट भी एक सीरीज भी एक चल रही है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज सबके लिए ओपन है ये। और इसमें जो बच्चे टॉप 10 के होंगे उनके लिए प्राइजेज हैं। प्राइस ये है कि फर्स्ट रैंक वाले को पेड सब्सक्रिप्शन 1 साल का मिलेगा, सेकंड को स्कॉलरशिप मिलेगी पेड सब्सक्रिप्शन पे 75% की। फिर रैंक 3 को 50% स्कॉलरशिप, 4 से 10 तक के बच्चों को 25% स्कॉलरशिप। टेस्ट सीरीज सबके लिए है और ये टेस्ट का टाइम 1 बजे है और एनालिसिस इसका होगा शाम को 7 बजे। ये रोज मतलब ये हर संडे को होगा और मुकेश सर इसको डिस्कशन कराएंगे इसका। बहुत एक्सपीरियंस एजुकेटर्स। तो प्लस के फीचर्स एक बार देख लें कि आप अपने फेवरेट टीचर्स से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स अन अकेडमी से जुड़े हुए हैं। एक सब्जेक्ट की कई अलग अलग टीचर्स हैं जो आपकी कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराएंगे और इसमें आपका बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पूरी तैयारी होगी। कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज ये सब चलते रहेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी होंगे पूरे सिलेबस के। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और सारी क्लासेस लाइव हुआ करेंगी जिनको आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं बाद में। अगर कुछ मिस हो जाए या आप दोबारा देखना चाहें तो वो भी फैसिलिटी है। और टारगेट बैचेस भी आपको मिलेंगे प्लस के कोर्सेज में, मतलब पेड बैच में। जैसे यूपी पीएससी अपर सबॉर्डिनेट का एक बैच है, 31 मार्च से स्टार्ट हुआ और 30 जनवरी 2022 तक चलेगा। ये सब इसमें एजुकेटर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स इनके दिए हैं कि कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे। फिर एक लक्ष्य यूपी पीएससी 2022 का बैच है 12 मंथ्स का। प्रीलिम्स का प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस ये कंबाइंड है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। ये सारे इसमें टीचर्स हैं। फिर एक दूसरा 60 डेज का जीएस का बैच है यूपीपीएससी प्रीलिम्स की और ये सब एजुकेटर्स हैं। 2 अप्रैल to 6 जून तक की डेट है इसकी चलने की। फास्ट ट्रैक रिविजन का एक दूसरा है प्रीलिम्स का सीसैट बैच, 60 डेज का, 2 अप्रैल स्टार्ट होने की डेट और 30 में एंड होने की डेट। एक्सपीरियंस टीचर्स ये भी सब जो इससे जुड़े हैं, टॉप एजुकेटर्स। फिर अब आपको अगर एडमिशन लेना हो, प्लस का कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा LIVE SNZ, बस इसको याद रख लीजिए। इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करें, ये जरूरी नहीं है कि यूपी के एग्जाम्स हो, किसी भी तरह का कोर्स हो। और चाहे आप प्लस ज्वाइन करें चाहे आइकॉनिक का कोर्स ज्वाइन करें। आइकॉनिक में एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि एजुकेटर अलॉट होते हैं, वो पर्सनली आपको गाइड करते हैं, पूरी तैयारी में मदद आपकी करते हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। और चाहे यूपी के एग्जाम्स हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम, आईआईटी, नीट, आईएएस, किसी भी तरह के। और ये सब आपके पास ऑप्शन है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए। और वैसे 1 साल या 2 साल का बेटर रहता है, इसमें रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। 10% इससे डिस्काउंट है और 10% क्रेडिट्स के थ्रू है, मतलब वॉच मिनट्स के थ्रू। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस करेंगे जो स्पेशल नाम से चलती हैं, तो आपकी वॉच मिनट्स उसमें काउंट होते रहेंगे। उसके बदले मैक्सिमम 10% ऑफ है। और फ्री क्लासेस जो हैं उनके भी टाइमिंग्स देख लीजिए, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की दिन भर चलती रहती हैं क्लासेस। इंग्लिश की क्लास के लिए आप यूपी की कैटेगरी में सर्च करिएगा शीना नौरीन प्रोफाइल, फॉलो कर लीजिएगा प्रोफाइल को, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 1:30 और 5:30 फ्री क्लासेस होती हैं। 9:30 यूट्यूब के इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं ये क्लास होती है। ये भी रोज है। हाँ, अभी इधर 10 दिन के लिए कहीं बाहर हैं, वैसे लखनऊ से क्लास लेते हैं, लखनऊ से मतलब घर से, लेकिन अभी बाहर हैं तो अभी थोड़ा क्लास की टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्ब रह रही हैं। तो आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और थोड़ा आगे भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा अलग अलग टाइमिंग्स भी हो रही हैं और रेगुलर टाइम पे नहीं हो पा रही। यहाँ पे वाईफाई का भी इशू है। खैर, तो ये आपकी रेगुलर टाइमिंग है। जब नॉर्मल होगा 7 अप्रैल से बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस हो जाएंगी, तो यही टाइमिंग्स रहेंगी। और एक बैच प्लस का 6 बजे आएगा, पेड बैच 6 बजे होगा, तो उस दिन ये वाली क्लास नहीं होगी, जो वो गैप होगा
उसी में ये स्पेशल वाली क्लास होगी। तो ये टाइमिंग्स आप देख सकते हैं। प्रोफाइल फॉलो करने से नोटिफिकेशन आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज वैसे प्रैक्टिस सेट टॉपिक है, ये गलत इसमें लिखा हुआ है। पहला सवाल है, अब आपको इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इन 4 वर्ड्स में से गलत स्पेलिंग किसकी है। रेटिन्यू, रेमिनिसेंस, रेनेसेंस या प्रायोरिटाइज। देख लीजिए सारे ऑप्शंस, मीनिंग्स भी देखते हैं क्या। एक बार चेक कर लें कि ये रिकॉर्डिंग इसकी ये रिकॉर्डिंग है, वैसे ये लाइव क्लास नहीं है। एक सेकेंड, चलिए चल तो रहा है। देखिए अब इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है रिकॉर्डिंग। आप लोग लेकिन आंसर करिए, थोड़ा आंसर देने के भी टाइम दे रहे हैं। देखिए रेटिन्यू ये गलत है, इसकी सही है RETINUE ये है। और रेटिन्यू का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ ट्रेवल करें उसकी मदद करने के लिए। तो इसका मीनिंग भी लिख लें क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में भी आता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी के साथ में चलते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कोई सेलिब्रिटी होते हैं उनके गार्ड्स चल रहे हैं, कोई नेता होते हैं गार्ड्स चल रहे हैं, असिस्टेंट चल रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल, जितना बड़ा नेता उतने बड़ा उनके साथ पूरी पलटन चलती है। ट्रैवल विद एन इम्पॉर्टेंट पर्सन टू प्रोवाइड हेल्प, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए उनके साथ में चलें, वो है रेटिन्यू। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है, इसका सिनोनिम भी लिख लेते हैं, ऑन्टराज। ऑन्टराज बोला जाता है। रेमिनिस, रेमिनिस मतलब कुछ याद करना, कुछ रिमेम्बर करना। रेमिनिसेंस है, अच्छा एक सेकेंड, सही स्पेलिंग है रेमिनिसेंस। तो ये वर्ब हो गया, नहीं रेमिनिस वर्ब होता है, रेमिनिसेंस नाउन है। तो ये रेमिनिसेंस का मतलब होता है यादें, मेमोरी। मेमोरी मतलब है इसका। रेनेसेंस मतलब रिवाइवल, किसी चीज को फिर से एक नई जान डाल देना उसमें। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। तो ये इसके मतलब थे और करेक्ट स्पेलिंग सारी थी एक्सेप्ट रेटिन्यू, RETINUE होगा। अगला सवाल, द चाइल्ड हैड मेस्ड अप एंड वॉज scolded फॉर हिज डैश, फॉर हिज मिसबिहेवियर, फॉर हिज मिसमैनेजमेंट, मिसडिमीनर या मिसचिफ। ये मिसडिमीनर वर्ड भी जो है ये भी स्पेलिंग एरर में भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में तो आते ही है। बच्चे ने मैसअप कर दिया, ये फ्रेजल वर्ब है। देखिए मैसअप का मतलब होता है स्पॉइल समथिंग, स्पॉइल करना, कुछ कुछ बेकार बर्बाद कर देना। तो बच्चे ने कुछ बर्बादी कर दी, कुछ काम बहुत गड़बड़ कर दिया, स्पॉइल कर दिया, खराब किया, और उसको डांटा गया उसके, अब किस चीज के लिए। मिसबिहेवियर का तो मतलब है बैड बिहेवियर, बुरा बर्ताव, बैड बिहेवियर हो गया। मिसमैनेजमेंट मतलब है कि आप ठीक से व्यवस्था ना कर पाए या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम ना करें, एक ऑर्डर से ना काम करें, गड़बड़ करें कुछ। मिसडिमीनर का मतलब होता है छोटा मोटा क्राइम, अ क्राइम दैट इज नॉट सीरियस। जुर्म तो है लेकिन सीरियस नहीं है, तो अ क्राइम दैट इज नॉट वेरी सीरियस, ये हो गया मिसडिमीनर का मतलब। मिसचिफ मतलब शैतानी,
शरारत, मिस्चिफ मतलब शरारत हो गया। तो अब वो स्पॉइल कर रहा है कुछ, तो बुरा बर्ताव नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ करना ये बदतमीजी करना नहीं होता। कुछ हो सकता है कि ठीक से काम नहीं किया, तो बदतमीजी तो नहीं कर रहा ना, बच्चे ने कुछ क्राइम किया है, क्राइम नहीं किया, शरारत की या फिर मिसमैनेजमेंट। अब देखिए कुछ मैसअप कर रहा है मतलब स्पॉइल कर रहा है, तो स्पॉइल का मतलब हो गया मिसमैनेजमेंट। बेटर वर्ड ये, शरारत कर रहा है ये नहीं कह रहे, बस कुछ गड़बड़ उसने कर दी बच्चे ने, उसकी वजह से उसको डांटा गया, तो बेटर वर्ड यहाँ मिसमैनेजमेंट है। ए और सी तो हो ही नहीं सकते थे। अगला सवाल, थर्ड, he looks dash people who can't speak English and thinks he's superior to them। अब यहाँ फ्रेजल वर्ब्स हैं, लुक अप टू, लुक डाउन ऑन, लुक इनटू या लुक फॉरवर्ड टू। फ्रेजल वर्ब्स वोकैब का पार्ट होते हैं, वोकैब के सवालों में भी पूछे जाते हैं, ग्रामर में भी पूछ सकते हैं, अलग अलग तरह से इनको पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे होगा, ही लुक्स डाउन ऑन पीपल हु कांट स्पीक इंग्लिश एंड थिंक्स ही इज सुपीरियर टू देम। अगर यहाँ पे अगर पूरे का मतलब देखें तो ये हुआ, लुक डाउन ऑन का मतलब किसी को कम समझना, कम समझना किसी को, तो जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते उनको वो कम समझता है, ऐसे देखता है ऐसे वो उससे कम हो, वो मामूली हो, और अपने को उनसे बेहतर समझता है, थिंग्स ही सुपीरियर टू देम, खुद को उनसे बेहतर समझता है कि अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा तो किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ये मतलब हुआ। अब बाकी क्या है उनके मीनिंग देखते हैं, उनसे सेंटेंसेस देखते हैं। ये सब यहाँ लिखे हैं, लुक अप टू इसका उल्टा है, लुक अप टू का मतलब है किसी की इज्जत करना, किसी को सम्मान देना। आई लुक अप टू हिम बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, साहस, तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ उसके साहस की वजह से, तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ उसकी बहादुरी की वजह से, ये मतलब है। लुक अप टू मतलब किसी को सम्मान देना। लुक डाउन ऑन अभी किया, नीचा समझना किसी को। ही लुक्स डाउन ऑन दोज हु डोंट होल्ड व्यूज सिमिलर टू हिज ओन, जो लोग उसके तरह के विचार नहीं रखते वो उनको कम समझता है, उसे लगता है कि बस मेरे ही जो व्यूज हैं वही सही हैं, जो उससे सहमत नहीं है, उसके विचारों से अलग विचार रखते हैं, उनको वो कम समझता है। लुक इनटू जांच करना, अ कमिटी हैज बीन सेट अप टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, एक कमेटी बिठाई गई है इस प्रॉब्लम की जांच करने के लिए। लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द ताजमहल, लुक फॉरवर्ड टू तो बहुत आता रहता है, एग्जाम्स में बहुत रिपीट होता है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है खुशी से वेट करना किसी चीज का, खुश होना कि कुछ होने जा रहा है, तो मैं ताजमहल विजिट करने का खुशी से वेट कर रहा हूँ, मतलब मुझे बड़ा इंतजार है, मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग मैं ताजमहल जाऊंगा। ये सबके मतलब थे मीनिंग्स और सबके सेंटेंसेस। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ, अब ये ईडीएम है। He was taken for a ride by a brother and met his Waterloo। अब meet his Waterloo इसका मीनिंग बताइए। meet with success, die painfully, had his final defeat या enjoyed himself। कुछ जो मुहावरे होते हैं वो किसी कहानी से आते हैं, कुछ हिस्ट्री से आते हैं, कुछ साइंस से भी आते हैं, तो ये भी हिस्ट्री से आया है। वाटरलू का एक बैटल था
जिसमें इंग्लैंड ने नेपोलियन को हरा दिया था बड़ी मुश्किल से। नेपोलियन तो बहुत बड़ा योद्धा था, उसको फाइनली जाकर हराया था। ही वॉज टेकन फॉर अ राइड। पहले तो देखिए इसका क्या मतलब है, ये भी एक ईडियम है। टेक समबडी फॉर अ राइड, टेकन फॉर अ राइड, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। धोखा देना इसका मतलब है। तो उसको धोखा दिया गया तुम्हारे भाई के द्वारा, और वो ही मेट हिज फाइनल डिफीट। ये मतलब फाइनली हार जाना, अंत में जाके हार जाना। तो उसको तुम्हारे भाई के द्वारा धोखा दिया गया और वो हार गया, ये मतलब इसका था। और टेक फॉर अ राइड भी ईडियम जो बना है, कुछ असलियत में घटना हुई थी उनकी वजह से। राइड का मतलब ये वही है जैसे गाड़ी में के बिठा के किसी को ले जाए। तो पहले ये क्राइम्स बहुत बढ़ गए थे कि लोग जैसे हाईवे पे ऐसे सन्नाटे वाली जगह पे जाते थे अपनी गाड़ी से, तो उसमें कोई जैसे कोई गाड़ी से नहीं जा रहे, मतलब आप जैसे पैदल हैं या आप लिफ्ट ले लें, हाईवे पे किसी से लिफ्ट ली। अब लिफ्ट लेते थे तो एक गिरोह था, वो लोगों को बिठा लेता था गाड़ी में, और जैसे वो लिफ्ट ले रहे हैं तो उनको बिठा लिया। पहले लोगों को इतना अंदाजा नहीं होता था, अब तो लोग फिर भी थोड़ा सोचते हैं कि नहीं, इतने सुनते रहते हैं सावधान इंडिया, क्या क्या क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो अंदाजा है कि क्या हो सकता है। लेकिन पहले लोगों को इतना नहीं पता था कि कुछ ऐसे क्राइम होते हैं, तो वो लिफ्ट लेते थे। अब जब लिफ्ट लेते थे उसी गिरोह वाले आदमी से, तो उनको लेके वो बिठा लेता था उस टाइम पे नॉर्मल, कि हाँ छोड़ दूंगा आगे ले जाके आपको। और फिर जब उनको बिठा लेता था तो थोड़ी दूर जाके उनको लूट पूट के उनके पैसा लूट लिया और वो मार के डाल देते थे और गए और लेके चले गए उन्हें। या फिर ये भी एक गिरोह, एक और चीज स्टार्ट हुई थी कि लोग किसी से ये तो था कि गाड़ी में थे, गाड़ी वाले जो थे वो गिरोह था, वो ऐसे ही चलते थे कि देखते थे कि कोई लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हो तो उसको लूट लें। या फिर जो स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी, वो इस तरह हुई थी कि लोग सड़क पे खड़े हो जाते थे, जो मुजरिम थे, जो मतलब क्रिमिनल थे, और वो खड़े हो जाते थे और फिर लोगों से लिफ्ट मांगते थे। तो तब वही है कि लोगों को पता नहीं होता था कि ऐसे कोई ये क्रिमिनल लोग हैं, खड़े हुए हैं, चोर हैं। तो अब वो उनकी वो बिठा लेता था आदमी कि चलो बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, शरीफ सा लग रहा है कि आगे ले जाके छोड़ देंगे इन्हें। जब उनको बिठा लिया तो वही आदमी वो क्रिमिनल था, वो उनको मार पीट के, वही मार पीटते भी थे और फिर उनको मार ही डालते थे, और उनकी गाड़ी भी लेके भाग जाते थे। तो वहीं से ये ईडियम बन गया। दोनों तरह से होता था कि वो गाड़ी में चलते थे या सड़क पे खड़े रहते थे, लिफ्ट देने वाले भी और लिफ्ट लेने वाले भी। तो वहीं से वो चीट करने के लिए वो ईडियम बन गया। तो फाइनल डिफीट ये मतलब इस वाले ईडियम का था, वाटरलू। अगला, फिफ्थ क्वेश्चन। ही टोल्ड मी दैट दोज बॉयज वर वर्किंग देयर दैट डे। इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, और पूरा अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो प्लस में पढ़ सकते हैं। प्लस के क्लासेस में पूरा कॉन्सेप्ट सभी सब्जेक्ट्स का मिलेगा। और ये रेफरल कोड है लाइव SNZ। अब ये चेंज हो गया, शीना नौरीन जैदी पूरे नाम के इनिशियल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म। वो ये अब रेफरल कोड है, इससे आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने पे डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, ही टोल्ड मी दैट, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में करिए। टोल्ड किस में चेंज होगा, ये सेट टू में हो जाएगा। सेट टू रहता है तभी वो टोल्ड बनता है। तो ही सेट टू मी। अब है, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब कि इससे पता चल रहा है कि उसने कहा था। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास का टेंस और वर्ड्स दो चीजें बदलती हैं। टेंस बदलता है, वर्ड्स। टेंस मतलब ऐसे प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाता है, वर्ड्स का मतलब जैसे हियर है तो देयर, नाउ है तो देन, ऐसा होता है। उसी तरह से जब यहाँ पे दोज दिया हुआ है तो दोज भी बदल कर ही आया है। ये पहले दीज रहा होगा तब वो दोज में चेंज हुआ, दीज का दोज जाता है। वर वर्किंग, ये प्रेजेंट में चला जाएगा, आर वर्किंग हो गया। देर है तो ये हियर रहा होगा पहले। और दैट डे का मतलब है ये टुडे जो है वो दैट डे में चेंज होता है। तो ये हो गया, ही सेड टू मी दीज बॉयज आर वर्किंग हियर टुडे, इसलिए ये डी सही हुआ। टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हुआ, तो उलट कर सब देखना है। आंसर डी।
6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिमिन्यूटिव? डिमिन्यूटिव का सिनोनिम बताइए। सेगेशियस, मिनिएचर, डिफेक्टिव, फ्लिम्जी। सात अप्रैल से सारी नॉर्मल क्लासेस होंगी, और वैसे तो 6 अप्रैल को ही यूट्यूब की क्लास तो लाइव ही होगी। वो तो हो जाएगी रात तक, तो वापस वो रात में होती है तो वापस आ ही चुके होंगे। थोड़ी इधर प्रॉब्लम हुई, काफी डिस्टरबेंस चल रहा है इधर। देखिए, सिनोनिम बताना है डिमिन्यूटिव का। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा बहुत। मिनिएचर, साइज में छोटा, डिमिन्यूटिव का ये मतलब है, तो सिनोनिम मिनिएचर। सेगेशियस का मतलब है समझदार, वाइज। सेगेशियस मतलब समझदार। डिफेक्टिव मतलब जिसमें कोई डिफेक्ट हो, कोई कमी हो, कोई खराबी हो। फ्लिम्जी का मतलब कमजोर। फ्लिम्जी मतलब कमजोर होता है। नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ या डिफिकल्ट टू बिलीव, ये दोनों मतलब हैं जो विश्वसनीय ना हो, जो ऐसी चीज हो जिसपे विश्वास करना मुश्किल हो। और एक है नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, कमजोर। नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये दोनों मतलब हैं इसके, फ्लिम्जी के। अगला सवाल, डू नॉट लीव दिस प्लेस अंटिल द फोन रिंग्स। एक्टिव, पैसिव। सेंटेंस में जब दो हिस्सों हो तो दोनों का चेंज किया जाता है, अगर हो सकता है तो। डू नॉट लीव दिस प्लेस। अब ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव होता है जो जिसमें यू सब्जेक्ट हो लेकिन छिपा रहे। डू नॉट लीव का मतलब क्या है? यू डू नॉट लीव, तो यू सब्जेक्ट है जिसको एक्शन को करना है, और छुपा हुआ है, तो इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा? देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अलग अलग मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, लेकिन जो ये लीव एक ही वर्ब जिसमें आ रहा है, लीव ही तो आ रहा है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये रूल है इसका। इसलिए हो गया डू नॉट लेट दिस प्लेस बी लेफ्ट। डू नॉट लेट दिस प्लेस बी लेफ्ट, ये तो सब में सही है, सब में एक ही चीज आ रही है, चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, अंटिल द फोन रिंग्स। देखिए, अब अंटिल द फोन रिंग्स, इसमें चेक करना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो फोन है, रिंग्स है वर्ब, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं हो सकता, मतलब आपको ये उठाकर ऐसे ही रखना है। द फोन रिंग्स, यही हो गया। तो पहले पार्ट को इस रूल के हिसाब से चेंज किया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरे पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, पैसिव बन नहीं सकता था। अगला सवाल, आई डोंट नो हाउ ही वन। एक्टिव, पैसिव। I don't know how it was won by him. How he won is not known by me. How he won is not known to me. How it was won by him, it is not known to me. देखिए, इस सेंटेंस को भी छोड़ते हैं, एक दूसरा सेंटेंस देखें। दूसरा सेंटेंस ये है, आप बोलें आई डोंट नो। अब ये बोले, मान लीजिए आई डोंट नो रोहित। आई डोंट नो रोहित इतना कहें, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है। ये सब्जेक्ट है आई, रोहित ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाते हैं, तो रोहित जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा।
अब फिर क्या होगा, आई डोंट नो। डोंट नो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है इज, एम, आर में से कुछ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रोहित इज, फिर थर्ड फॉर्म लानी है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो, न्यू, नोन। नो, न्यू, नोन, ये होती है। ये शायद पीछे छुप गया हो। रोहित इज नॉट नोन, ये हुआ। और किसके द्वारा, बाय मी। बाय आता है पैसिव वॉइस में, लेकिन नो का पैसिव जो है उसमें बाय नहीं आता, उसमें टू लाते हैं। नो के साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं होगा, टू होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ऑप्शंस में से चेक करिए, तो टू आना चाहिए। मतलब है कि बी या सी या डी में से कोई आंसर है। नो के साथ याद रखिए, वैसे हर वर्ड के साथ बाय आता है, लेकिन कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं जिनके साथ बाय यूज नहीं होता, कोई और प्रेपोजिशन आता है। दो ऑप्शन बिल्कुल कट गए। अब देखिए जो हम लोग यहाँ लाए थे, आई नो रोहित। रोहित यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, मैं जानता किसको हूँ, रोहित को। उसी तरह से आप इसमें देखिए, थोड़ा अलग तरह का सेंटेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आई सब्जेक्ट है, आई डोंट नो किसको, कौन सी चीज रोहित को हटा कर आई है, ये पूरी चीज जो है वो रोहित को हटा कर आई है। मतलब रोहित को अगर इस सेंटेंस में लिखना होगा तो हाउ ही वन को हटा देंगे, तो आई डोंट नो रोहित, उसी तरह आई डोंट नो हाउ ही वन। ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन अलग तरह का ऑब्जेक्ट है। इसको वर्ब्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। ये रूल तो पूरा लंबा, लेकिन आप ये पूरा मान के चलिए पूरा ही ऑब्जेक्ट है। जब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो जैसे रोहित को पहले लाए थे वैसे ही रोहित को यहाँ पहले ले आए थे, उसी तरह से हाउ ही वन को पहले ले आइए। तो हाउ ही वन अब रोहित की जगह आया। फिर रोहित के बाद क्या आया था, रोहित इज था, तो यहाँ पे इज ले आइए। फिर था नॉट नोन टू मी, तो बस वही अगेन नॉट नोन टू मी, इसलिए आंसर सी हुआ। बस रोहित को बेस बनाकर चले हैं समझने के लिए। तो आई डोंट नो रोहित, उसी तरह से आई डोंट नो हाउ ही वन। रोहित को पहले ले गए पैसिव वॉइस करने के लिए, तो हाउ ही वन को पहले ले गए। और अब ये पूरा सब्जेक्ट की तरह बन गया हाउ ही वन। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, इज आ गया, इसलिए आई हाउ ही वन इज नॉट नोन टू मी, पैसिव वॉइस में नो के साथ टू। अगला सवाल, ये सब एक्टिव पैसिव में पढ़ते हैं, थोड़ा हाई लेवल वाले एक्टिव पैसिव में। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों की तरफ से बोले उसे क्या कहेंगे, दूसरों की तरफ से बोल रहा है उसे क्या बोला जाएगा एक वर्ड में, आर्बिट्रेटर, ओरेटर, एडवोकेट या स्पोक्स पर्सन। देखिए जो दूसरे की तरफ से बोले स्पोक्स पर्सन, मतलब प्रवक्ता, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के हैं, आप पार्टी के, सबके तरफ से जो पार्टी की तरफ से पार्टी लाइन क्या है जो ये बोले हैं। जैसे न्यूज चैनल्स में डिबेट होते हैं, उसमें आके बैठते हैं, फिर उनमें आपस में वो बहस होती है, वो स्पोक्स पर्सन या पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। एडवोकेट एक तो वो लॉयर वाला हो गया जो केस लड़ते हैं, एक एडवोकेट का मतलब सपोर्टर भी होता है। एडवोकेट के दोनों मतलब है, सपोर्टर और एक लॉयर। जैसे एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर। और ओरेटर मतलब पब्लिक स्पीकर, जो पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करे, पब्लिक स्पीकर हो गया। आर्बिट्रेटर का मतलब है जो मध्यस्थ हो, जैसे दो पार्टीज में दो ग्रुप्स हैं, दो लोगों में आपस में कुछ झगड़ा है, असहमति है, तो जो बीच का रास्ता निकालने के लिए जिसको रखा जाए, आर्बिट्रेटर वो है, मध्यस्थ। 10th, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो बताइए। नेवर शी हैज फॉट विद हिम फॉर बीइंग बिजी इन हिज वर्क। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। दो अलग अलग चैप्टर्स से रिलेटेड सवाल है।
देखिए अब नेवर का रूल एक पढ़ा था, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली। इन 4 वर्ड्स को साथ में किया था एडवर्ब्स के चैप्टर में, और ये बताया था कि नेवर सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी आ सकता है, और भी जगह आता है लेकिन स्टार्टिंग में भी सही है। और जब नेवर स्टार्टिंग में आएगा तो सेंटेंस में आपको इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन मतलब सेंटेंस की रचना को क्वेश्चन की तरह बनाइए। सेंटेंस की रचना को क्वेश्चन की तरह मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है, सहायक क्रिया, वो सब्जेक्ट के पहले होगा, बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, ये तो इसीलिए हुआ नेवर हैज शी हैज फॉट मतलब वो लड़ी है। वो आपको कहना है क्या वो लड़ी है, इस तरह बनाइए। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब है कि या तो बी सही है या डी, इन दोनों में से कोई सही। आगे देखिए अब दूसरी चीज है प्रेपोजिशन चैप्टर से रिलेटेड, बिजी के साथ इन नहीं आता। काम में बिजी, हिंदी में तो हम लोग यही बोलते हैं काम में बिजी हैं, मे के लिए इन लगा देते हैं, लेकिन ये गलती है। बिजी के साथ आपको विद लाना है। बिजी जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे बिजी मैन के हैं तो बिजी एडजेक्टिव है, तो इसके साथ विद आएगा। नेवर हैज शी फॉट विद हिम फॉर बीइंग बिजी विद हिज वर्क, वो कभी भी उसके साथ लड़ी नहीं है अपने काम में बिजी होने के कारण। नेक्स्ट 11th, अब एंटोनिम बताना है। Which of the following words is the antonym of the word remunerative? remunerative का एंटोनिम बताइए, ऑपोजिट। repetitive, lucrative, alienated, unprofitable। इसका विलोम। देखिए रेम्यूनरेटिव का सिनोनिम तो होता है प्रॉफिटेबल, जिसमें प्रॉफिट हो, तो सिनोनिम इसका यहाँ पे ल्यूक्रेटिव हो गया। लेकिन हम लोगों को एंटोनिम बताना है तो अनप्रॉफिटेबल हुआ, अनप्रॉफिटेबल। रेपिटेटिव जब चीज रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही हो। एलियनेटेड का मतलब है जो बिल्कुल अलग थलग जिसे कर दिया गया हो, या अनफ्रेंडली, ये मतलब है। 12 I have eaten the biscuits that you baked, एक्टिव पैसिव। वॉइस चेंज करिए थोड़ा, ये हाई लेवल वाले एक्टिव पैसिव में करते हैं इस तरह के, एडवांस एक्टिव पैसिव। प्लस में आपको सब मिलेगा, प्लस में ये सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। देखिए अलग तरह का, थोड़ा हाई लेवल का तो है ही है। पहले इसको देखिए, आई हैव ईटन द बिस्किट्स को चेंज करें। आई हैव ईटन द बिस्किट्स, आई सब्जेक्ट है, बिस्किट्स ऑब्जेक्ट है, उलट कर बिस्किट्स पहले आ जाएगा, तो ये हुआ द बिस्किट्स। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, तो ये हुआ हैव बीन ईटन, द बिस्किट्स हैव बीन ईटन बाय मी। ये हो गया, इतना हुआ। तो उसके हिसाब से देखिए कौन सा गलत हुआ। ये तो रॉन्ग, ये आई हैव ईटन द बिस्किट्स, इसमें तो चेंज ही नहीं किया। अब आगे देखें फिर, द बिस्किट्स हैव बीन ईटन बाय मी। अब है दैट यू बेक्ड, बस इतना देखिए, दैट यू बेक्ड, यू इसमें सब्जेक्ट है, बेक्ड वर्ब है, और क्या चीज बेक की, दैट उसी के लिए आ रहा है। बिस्किट्स के लिए एक प्रोनाउन आ रहा है, ये तो मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट है, जोड़ने का भी काम कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये हम लोगों को पता तो है कि दैट किसके लिए, बिस्किट्स के लिए। तो अब जब ऑब्जेक्ट है तो इसको भी चेंज करिए। ये है सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट की अब पैसिव वॉइस बनाइए। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस होता है वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर में से कुछ प्लस थर्ड फॉर्म। तो यू बेक्ड का क्या हो जाएगा, दैट वर बेक्ड बाय यू, जो तुम्हारे द्वारा बेक किए गए थे, दैट वर बेक्ड बाय यू, इतना हुआ। अब ये है अलग अलग तो बन गया, अब इनको जोड़ना है आपस में।
जोड़ने के लिए देखिए ये दैट किससे रिलेटेड है, ये दैट आ किसके ले रहा है, ये दैट आ किसके ले रहा है, जिससे दैट रिलेटेड है उसी के तुरंत बाद आना चाहिए। ये जरूरी कंडीशन है। ये जिस वर्ड्स के लिए भी दैट आ रहा है उसी के तुरंत बाद आएगा। तो ये आ किसके लिए रहा था, दैट हम लोगों ने अभी देखा था बिस्किट्स के लिए आ रहा है, मतलब अब होना चाहिए द बिस्किट्स। कौन से बिस्किट्स, ये द बिस्किट्स कौन से वाले, दैट वर बेक्ड बाय यू। ये बता दिया ये वाले बिस्किट जो तुम्हारे द्वारा बेक किए गए थे, हैव बीन ईटन बाय मी। अभी उन्हीं बिस्किट्स के लिए आ गया, हैव बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खा लिए गए हैं। और कौन से वाले बिस्किट्स हैं ये ब्रैकेट्स में बता दिया, इसलिए सी आंसर सही है। द बिस्किट्स दैट वर बेक्ड बाय यू हैव बीन ईटन बाय मी, इस तरह हुआ। तो सी में मिस्टेक थी। अगला सवाल 13, अ पर्सन हु टॉक्स वाइल अस्लीप, जो नींद में बोले उसे क्या कहेंगे, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनिलोक्विस्ट, सोमनोलेंट या इंसोमनियाक। ये अभी हाल ही में एक वर्ड तो आया ही है, सोने से रिलेटेड ही है सब, रूट वर्ड में भी पढ़ाए हैं ये। देखिए अब सोमनस वर्ड का मतलब होता है सोना, स्लीप। सोमनस का मतलब सोना हो गया, इसी से बना है। देखिए अब आगे की चीज है एम्बुल का मतलब, एम्बुल का मतलब होता है वॉक या मूव। मूव है वैसे एग्जैक्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना। वॉक नहीं, बेटर मूव है। और तो और लोक्वी एक वर्ड है, ये सब रूट वर्ड में कर चुके हैं। लोक्वी का मतलब होता है बोलना, लोक्वी मतलब हो गया बोलना, टॉक, ये है। तो अब देखिए सोमनैम्बुलिस्ट, एम्बुल का मतलब बोलना, तो सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब हो गया जिसको नींद में चलने की बीमारी हो, नींद में चलने की बीमारी, स्लीप वॉकर। लोक्वी इसमें आ रहा है तो इसका मतलब हो गया जो नींद में बोले, नींद में बोलने की बीमारी, सोमनीलोक्वी। सोमनोलेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट अस्लीप, ऑलमोस्ट अस्लीप मतलब जो नींद में हो, स्लीपी हो, सोया हुआ नहीं है लेकिन ऐसे ही है कि सोने वाली सी हालत हो रही है। इनसोमनियाक मतलब जिसको नींद ना आने की बीमारी हो, नींद ना आने की बीमारी, वो इंसोमनियाक हो गया वो इंसान। तो सोमनी लोक्विस्ट हुआ, टॉक की बात कर रहे थे। अगला सवाल, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताइए। अकॉर्डिंग टू मी ही हैज सीन यू yesterday, according to me he had seen you yesterday, I think he saw you yesterday, yeah I think he had seen you yesterday। दो अलग अलग रूल अप्लाई हो रहे हैं इसमें। देखिए पहली चीज तो ये है कि अकॉर्डिंग टू मी कुछ नहीं होता। आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन देने के लिए अकॉर्डिंग टू मी नहीं कहते, आई थिंक कह सकते हैं। आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज ये सब कह सकते हैं, आई फील। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस ये नहीं बोल सकते। हाँ अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मोहन ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन मी और अस के साथ अकॉर्डिंग टू नहीं आता, ये दोनों ही गलत। दूसरी चीज देखिए, दूसरा रूल टेंसेस चैप्टर या वर्ब्स चैप्टर से है, और रूल ये है कि जब येस्टरडे दिया है, पास्ट का टाइम दिया है, जब पास्ट का टाइम दिया है तो एक चीज तो है कि प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता। प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, जब पास्ट का टाइम है तो पास्ट ही का टेंस आएगा, पास्ट ही का आएगा। तो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है।
ये कौन सा पास्ट परफेक्ट, ये दोनों टेंसेस हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकेंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों अंतर हो गए। लेकिन हम लोगों को लाना क्या है, देखिए पास्ट परफेक्ट तब यूज होता है जब एक सेंटेंस में डबल पास्ट एक्शंस हो, 2 पास्ट एक्शंस होंगे तभी पास्ट परफेक्ट आएगा। यहाँ आई थिंक तो प्रेजेंट है और पास्ट का सिर्फ देखने वाला काम बचा, तो पास्ट परफेक्ट नहीं ये होगा। आई थिंक ही सॉ यू यस्टरडे, इस तरह से बनेगा। जब एक ही एक्शन हो रहा है पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट लाइए। अरे चलिए 15 सवाल नहीं थे, एक कम रह गया, 14 ही थे और ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये छोटी ही क्लास कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग है और लाइव क्लास में बेटर रहता है। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इधर नेटवर्क का इशू है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो मतलब वाईफाई यहाँ पे है नहीं, वो कहीं जाके क्लास लेनी पड़ती है, वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ बीच बीच में लॉकडाउन भी लग रहा है, यहाँ काफ़ी केसेस भी बढ़ रहे हैं, वैसे तो लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो खैर बच के रहना है। और इसी तरह थोड़ा सा डिस्टर्ब क्लास चलेंगी कुछ दिन, लेकिन ये 7 अप्रैल से तो पूरा सही हो ही जाएगा। और आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आप फ्री क्लासेस करिए। यूपी स्टेट की कैटेगरी में आप सर्च कर लीजिएगा नाम शीना नौरीन और फॉलो करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1:30 और 5:30 बजे क्लासेस हुआ करेंगी, ये रेगुलर टाइम है। अभी कुछ दिन की प्रॉब्लम के बाद 7 अप्रैल से बिल्कुल रेगुलर सही टाइम ये है, 1:30 और 5:30, 9:30 बजे यूट्यूब के इस चैनल पे क्लास होती है। ये रिकॉर्डिंग है लेकिन वैसे रोज क्लास लाइव होती है, तो लाइव ही रहेगी, उसमें इंटरेक्टिव क्लास भी होता है। जो डाउट हो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो भी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, चाहे आप उसको कहीं नोट कर लीजिए, आप बाद में कभी किसी क्लास में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास होगी ही, थोड़ा टाइम उसका रख लेंगे, जो अभी मजबूरी में आप नहीं पूछ पाए, दिल की बात दिल में ही रह गई कि आप सवाल ही नहीं कर पाए जो डाउट थे। वैसे तो आप लोग बहुत बोलते हैं लेकिन सवाल भी करते हैं, लेकिन बड़े आप लोग परेशान होंगे कि कुछ पूछ ही नहीं पा रहे। तो ऐसे कुछ दिन की प्रॉब्लम है ये। और एडमिशन लेना चाहें तो लाइव SNZ ये 10% डिस्काउंट के लिए कोड है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करें अनअकैडमी पे, जितने भी चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी तरह का हो, वो सब के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट, इससे 10% क्रेडिट्स के थ्रू भी है। 20% टोटल डिस्काउंट है, EMI का भी ऑप्शन है। और आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो आपको पता चल जाया करेगा। अगर थोड़ा अलग टाइम भी होगा क्लास तो भी आपका मिस नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास भी प्रैक्टिस सेट की होगी, फिर स्पॉटिंग एरर्स की भी क्लास होगी, उसमें थोड़े मुश्किल भी सवाल होंगे। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।